Hello everyone, and once again welcomes you in class 8 science. The first part of the chapter coal and petroleum we have already discussed, in which we have discussed about the coal, what is the coal and where it is obtained, what is the uses of coal, what is the destructive distillation. All this topic we have already discussed in the previous video. Now we have moved on the second and last portion of this video chapter, that is known as the coal and petroleum, and the second portion is the petroleum. So now move toward directly on the petroleum. What is the petroleum? The petroleum is a dark colored thick oily liquid which has an unpleasant smell. पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक डार्क कलर का थिक ऑयली लिक्विड है, ऑयल के जैसा लिक्विड है जिसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आता है, यानी जिसकी खुशबू जो है वो अच्छी नहीं होती है। अगर हम लोग पेट्रोलियम के ग्रीक वर्ड्स के ऊपर में जाएं तो पेट्रोलियम इज कंपोज्ड ऑफ द टू वर्ड पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम, ओलियम इज स्टैंड फॉर द ऑयल। तो इट मीन्स द ऑयल दैट इज ऑब्टेन्ड अंडर द रॉक्स, जो कि रॉक के नीचे डिपॉजिट है, वहां से जो ऑयल निकाले जाते हैं, ऑल दिस ऑयल्स आर नोन एज द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इन मिलियन ऑफ ईयर्स एगो when the dead plant and animals died and sink under the sea, over them the layer of rocks, sand, etc. is deposited over there, and under the high temperature and pressure they will slowly and slowly decompose to convert it into petroleum. आज से अगर हम बात करें करोड़ों साल पहले जो भी प्लांट या एनिमल थे जो गिर गए, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मर गए, और मरने के बाद में, क्योंकि जानते हैं कि करोड़ों साल पहले ज़्यादातर हिस्से जो है हमारे अर्थ के वो समुद्र के रूप में थे, यानी पानी से घिरे हुए थे, तो वो समुद्र के तलहटी में चले गए, डूबते चले गए, और वहाँ पे जाने के बाद उनके ऊपर में रॉक, सैंड, पेबल्स वगैरह के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते चले गए। इस डिपोजिशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग एंड दे डिकम्पोज टू कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? आज हजारों करोड़ों साल के बाद में वो हमारे पास में किस रूप में है? पेट्रोलियम के रूप में है। सो तो पेट्रोलियम इज अनदर फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि डेड प्लांट से जो बनते हैं हमारे फ्यूल्स, उनको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो कोल भी वैसे ही बना था जब प्लांट बरीड हो गए थे अंडर द ग्राउंड, वैसे ही पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डिपॉजिटेड अंडर द ग्राउंड, अंडर द सी, एंड अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर स्लोली एंड स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। धीरे धीरे वो सारी चीजें किस में कन्वर्ट हो गई? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। तो पेट्रोलियम कैसे बना भाई? Petroleum was formed by the decomposition of the dead remains of plant and animals. Petroleum was formed by the slow decomposition of plant and animals buried under the sea million of years ago. Buried under the sea million of years ago. करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जब ये सारे के सारे समुद्र के नीचे दबते चले गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अभी मैंने बताया कि आपको पेट्रोलियम कैसे मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल, एक पिक्चर दिखाऊंगा बुक में। इस पिक्चर को आप देखिएगा। जब भी पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है तो पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम फॉर्म ऑकर्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ बिटवीन द टू लेयर ऑफ इम्परवियस रॉक्स। इम्परवियस रॉक्स क्या होते हैं? इम्परवियस रॉक का मतलब होता है कि ऐसे परवियस रॉक्स, परमेबिलिटी की बात हो रही है कि जिसमें से छन करके जो ऑयल्स हैं वो उनके नीचे चले जाए। तो
तो समुद्र में तो बने, लेकिन समुद्र का जो बॉटम है उसके ऊपर में इम्परवियस रॉक्स थे, और उन रॉक्स के उनसे होते हुए ये सारा का सारा पेट्रोलियम उन रॉक्स के बीच में जा करके डिपॉजिट हो गया। तो रॉक के बीच में पेट्रोलियम डिपॉजिट हो गया, और उसकी ऊपर की जो लेयर होती है उसमें नेचुरल गैसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। थोड़ा सा एक डायग्राम यहाँ पे देखिए, एक पिक्चर दिया हुआ है, मेरे ख्याल से शायद समझ में आया आप लोगों को। अगर ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा तो आप देखिएगा इसको। थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये जो मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सरफेस है, यहाँ पे ये मशीन लगाई गई है जिससे कि हम पेट्रोलियम को बाहर की तरफ खींचते हैं। नीचे ये रॉक्स के लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं रॉक के लेयर के बीच में, इन और इस रॉक के लेयर के बीच में क्या है, पेट्रोलियम है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम है, और उसी पेट्रोलियम के ठीक ऊपर का ये जो लेयर है, इस लेयर में क्या पाए जाते हैं, नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक हम लोग यूज करते हैं ड्रिलिंग रिग्स का। ये मशीन है जो समुद्र के बाहर, कभी कभी टीवी वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो इसको देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से कि ये ड्रिलिंग रिग्स कहलाती हैं, और ये ड्रिल करते हुए उन रॉक्स को छेदते हुए उस लेयर तक पहुंच जाती है जहां पे पेट्रोलियम मिलता है। तो उस जगह तक पहुंच गए जहां पे पेट्रोलियम मिलता है, तो वहां से इजीली क्या किया जा सकता है, उसको ड्रिल करके, यानी ड्रिल करके उसमें होल करके वो पेट्रोलियम के लेयर तक पहुंच गई, और वहां से सारा का सारा पेट्रोलियम निकालने लगती है। जब ये प्रोसेस होता है पेट्रोलियम के निकालने का, तो पेट्रोलियम को तो निकलता ही है, पेट्रोलियम तो ऑयल के रूप में है तो वो तो निकलेगा ही, लेकिन अभी मैंने बताया कि उस रॉक के बीच में पेट्रोलियम है, और उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं। तो जहां से भी पेट्रोलियम निकलेगा, तो पेट्रोलियम तो बाद में निकलेगा, पहले उसमें से क्या निकलेंगी, नेचुरल गैसेस निकलती हैं, जैसे सीएनजी वगैरह की हम लोग बात करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो नेचुरल गैसेस होती हैं वो पेट्रोलियम के ठीक ऊपर वाली लेयर में पाई जाती हैं, और पेट्रोलियम निकालने से पहले इन गैसेस को, इन नेचुरल गैसेस को निकाला जाता है। हमारे देश में आसाम, गुजरात या बॉम्बे हाई ऐसे कुछ जगह हैं जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकाला जाता है। तो अलग अलग जगहों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकाला जाता है, तो वहां से पेट्रोलियम निकलते हैं। ठीक है, अब जब ये पेट्रोलियम निकलते हैं तो इनके अंदर में बहुत सारे मिनरल और इम्प्यूरिटीज भरी होती हैं। तो उस इम्प्यूरिटी को ठीक करने के लिए, रिफाइन करने के लिए हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे मथुरा है, विशाखापट्टनम है, तो इन सब जगहों पे बहुत सारे जगह हैं, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पे ऑयल रिफाइनरी पाई जाती हैं। जैसे कुछ नाम आपको मैं बताता हूं, चेन्नई, कोचीन, मथुरा, दिग्बोई, मुंबई, कोयाली, हल्दिया, बरौनी, ये सब कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती हैं। और इन ऑयल रिफाइनरीज का काम क्या होता है कि वो ऑयल के अंदर में मौजूद इम्प्यूरिटीज को अलग करे, और इनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है, जैसे वहां पे हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात करी थी, यहां पे हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करने का काम करते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं कि कैसे रिफाइनिंग करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर में जब भी हम लोग पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो कंपाउंड बने होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इसी पेट्रोलियम के अंदर में, जबकि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज द डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, lubricating oils like the mobil, paraffin, wax, bitumen. All these substances are present in a single crude oil that is obtained from under the sea. जो समुद्र के अंदर से क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसके अंदर में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इन सबको अलग करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म में सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑब्टेन होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इन सारी चीजों को कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट और द यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग का मतलब क्या है, जब हम पेट्रोल के अंदर में मौजूद सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उनके फ्रैक्शंस के रूप में अलग अलग कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम के नाम से जाना जाएगा। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है वो कैसे होता है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में होता है। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस in which the various component of a single compound are separate on the basis of having the different boiling point.
जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस उस प्रिंसिपल के ऊपर में काम करता है जिसमें ये बात कही गई है कि किसी मिक्सचर के अंदर में मौजूद जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। आप यहाँ पे देखिए, एक मैंने ये फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम बनाया हुआ है। इस फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम में यहाँ से ये क्रूड ऑयल जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है। ये फर्नेस है, फर्नेस यानी भट्ठी है। इस भट्ठी में इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, लगभग 400 या 400 से ज़्यादा का इसका टेम्परेचर है। जब इसमें क्रूड ऑयल डाला जाता है तो वो 400 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म होता है, उसको गर्म किया जाता है। जब इसको 400 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो इसमें से एक थिक ऑयली लिक्विड जो है वो सेपरेट आउट होता है, जिसको हम लोग बाइटुमेन कहते हैं। एक ग्रीसी मटेरियल सेपरेट आउट होता है जिसको पैराफिन वैक्स कहते हैं या ग्रीस कहते हैं। तो ये बाइटुमेन जो है, यानी जो कोलतार की हम लोग बात करते हैं, जैसे ये अलकतरा की बात करते हैं जो रोड के सर्फेसिंग ऑफ रोड के काम में आता है, तो वो बाइटुमेन है दैट इज यूज्ड इन द सर्फेसिंग ऑफ रोड, ठीक है ना। उसी तरीके से 400 डिग्री के आसपास ही इसमें से लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो सेपरेट आउट होने लगते हैं। और वो लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होते हैं, जैसे मोबिल ऑयल होता है तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स कहलाते हैं, जो हमारे इंजन में डाले जाते हैं और इंजन में वो फ्रिक्शन के प्रभाव को कम करते हैं, यानी उसको लुब्रिकेट करते हैं, यानी चिकनाहट देते हैं। इसके अलावा 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यूल ऑयल जो है वो सेपरेट आउट होता है। इसमें से 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीजल ऑयल जो है उसमें से सेपरेट आउट होता है। As the temperature move on slowly and slowly it decreases the temperature, so 170 to 250 degree centigrade kerosene is separate out from the mixture. 40 to 170 degree centigrade petrol is separate out from the mixture, and below the 40 degree centigrade temperature LPG या liquefied petroleum gas is separate out from the mixture. तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं जितनी भी इंप्यूरिटीज हैं, तो हाईली इंप्यूरिटी वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो नीचे बॉटम से अलग हो रहे हैं, और जो एकदम प्योर सब्सटेंस है वो कहां से अलग हो रहा है, ऊपर से अलग हो रहा है। तो एलपीजी जो हमारे घरों में गैस जलती है, अगर आप उसको जलाएंगे तो उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता है, लेकिन जो नीचे वाले हैं जैसे डीजल है या लुब्रिकेटिंग ऑयल है या बाइटुमेन है, अगर इनको जलाएंगे तो बहुत सारा धुआं निकलता है, तो धुआं एकदम काला काला निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज हैं। तो जितनी इंप्यूरिटीज होंगी उतना उसका जो धुआं होगा वो क्या होगा, काला होगा। लेकिन जैसे जैसे इस फ्रैक्शन में हम लोग ये फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम में जा रहे हैं, और इस फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम पे अलग अलग टेम्परेचर पे ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, अलग अलग होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, और इसमें हमने देखा कि अलग अलग टेम्परेचर पे ये सारे जो कंपोनेंट हैं पेट्रोलियम के, वो सभी के सभी क्या होते गए, सेपरेट आउट होते चले गए। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी में एक टर्म आता है पेट्रोकेमिकल्स। ये जो टर्म आता है, एक होता है पेट्रोकेमिकल्स, ये अलग टर्म है, इसको थोड़ा समझिएगा कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैसेस हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से मिल करके जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या कह रहा है कि मैनी यूजफुल substances are obtained from petroleum and natural gas is called petrochemicals। ये क्या होते हैं पेट्रोकेमिकल्स? ये पेट्रोकेमिकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे पॉलिस्टर है, बहुत तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स हैं, रबर है, प्लास्टिक है, परफ्यूम है। तो रबर, प्लास्टिक, फाइबर्स, डाइज, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। तो जो भी चीजें पेट्रोलियम की मदद से तैयार की जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड और गेटिंग ऑब्टेन्ड बाय द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज नोन एज द पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से जो चीजें बाहर निकाली जाती हैं उनको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं। तो ये पेट्रोकेमिकल्स हो गए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है।
बात करते हैं हम लोग नेचुरल गैसेस के बारे में और जानते हैं कि नेचुरल गैसेस क्या होती हैं। जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि समुद्र में जो दो इम्परवियस रॉक्स होते हैं उनके बीच में पेट्रोलियम मिलता है और पेट्रोलियम के ठीक ऊपर वाले लेयर में जो है वो नेचुरल गैस पाई जाती है। तो जब भी वो ड्रिलिंग रिग्स को डाल करके और पेट्रोलियम को निकालने की बात होती है तो सबसे पहले वहां से क्या निकलेगा, नेचुरल गैसेस निकलेंगे। नेचुरल गैसेस की बात होती है कि जैसे आप अपने यहाँ देखते हो कि टैंकरों में भर भर करके पेट्रोलियम आता है और पेट्रोल पंपों में उसको स्टोर करके रखा जाता है और वहाँ से आप अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हो। तो ऐसा जो केस है वो नेचुरल गैस के साथ में नहीं होता है। नेचुरल गैस जहाँ से निकाले जाते हैं उनकी सप्लाई डायरेक्टली उस प्लेस तक की जाती है जहाँ पे उनको स्टोर करना है, यानी कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई बात नहीं होती है। बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछा दी जाती हैं और उन पाइपलाइंस की थ्रू इन नेचुरल गैसेस को सीधे उन रिफिलिंग पॉइंट्स तक पहुंचा दिया जाता है जहां से वो आपके व्हीकल्स में डालने के काम में आते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो आजकल बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं हमारे यूपी में, या अगर हम दिल्ली की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आर नाउ ए डेज रन ऑन द सीएनजी। तो सीएनजी की खास बात क्या है? इट इज़ द नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट कंटेन द मीथेन मेनली। इसके अंदर में जो हाइड्रोकार्बन्स के रूप में चीज़ें मौजूद होती है, जो गैसें मौजूद होती हैं, उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में इसके पास में मीथेन पाया जाता है। बट इट ऑल्सो कंटेन द प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन इट। इसके पास में ब्यूटेन और प्रोपेन नाम के भी हाइड्रोकार्बन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक नॉन पोल्यूटिंग गैस की तरह काम करता है। अगर हम लोग इसको गाड़ियों में यूज़ करते हैं तो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो लेस हार्मफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके अंदर में मौजूद नहीं होती है। तो ये एक तरीके का क्लीन फ्यूल है। इसको निकालने के लिए हमारे देश में अलग अलग साइट्स हैं जहां से इनको ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कृष्णा गोदावरी बेसिन है। तो ये कुछ जगह है इंपॉर्टेंट जहां से इनको डायरेक्टली ऑब्टेन किया जा सकता है। इनके यूजेस क्या है कि ये क्लीन फ्यूल है। इंडस्ट्रियल यूज भी होता है जहाँ पे पोल्यूशन कम से कम प्रोड्यूस हो सके। इनको फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के काम में भी लिया जा सकता है। हाइड्रोजन, लार्ज स्केल हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भी नेचुरल गैसेस का यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो नेचुरल गैसेस हैं इनको पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली हमारे घरों में पहुंचा दिया जाता है। कुछ शहर है जैसे मुंबई है, गुजरात है, दिल्ली भी है, ऐसे कुछ शहर है जहां पे डायरेक्टली इन नेचुरल गैसेस को हमारे घरों में पहुंचा दिया जाता है और पाइप्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पीएनजी कहते हैं, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कहते हैं इनको। तो इस तरीके से ये नेचुरल गैस जो है हमारे घरों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी हम लोगों ने बात की, कोल की बात की, पेट्रोलियम की बात की या नेचुरल गैसेस की बात की, ऑल दीज आर कमिंग अंडर द ग्रुप ऑफ द फॉसिल फ्यूल। ये सभी के सभी किस में आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स के ग्रुप में आते हैं। फॉसिल फ्यूल सभी के सभी हैं और इनके ऊपर में हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी है। लेकिन फॉसिल फ्यूल के कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं और वो लिमिटेशंस क्या हैं? इनके दो लिमिटेशंस हैं। एक तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, इनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी, और दूसरा जो है दे आर कॉजिंग द एयर पोल्यूशन। तो ये दो चीजें हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी क्यों है भाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द डेड प्लांट एंड एनिमल्स, दोज हु आर बरीड अंडर द ग्राउंड और अंडर द सी मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। ये डेड प्लांट या एनिमल से बने हुए हैं जो कि हजारों लाखों साल पहले जमीन के अंदर दब गए या समुद्र के नीचे दब गए और उससे कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर आज के डेट में इनके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और अगर एक बार ये खत्म हो गए तो फिर से इनको बनने में वो लाखों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में है। दूसरी बात है कि एयर पोल्यूशन, जब भी ये जलेंगे तो ये धुआं प्रोड्यूस करेंगे, तो उस धुएं के अंदर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। सो दे आर लिमिटेड इन यूज। तो इनका जो यूज है फॉसिल फ्यूल का वो कैसा होना चाहिए? हमारे लिए लिमिटेड ही होना चाहिए। हालांकि हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है उन नेचुरल इस फॉसिल फ्यूल के ऊपर में ही डिपेंडेंट है। अगला जो पॉइंट है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो कह रहा है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है द प्रिजर्वेंस ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर द फ्यूचर प्रोडक्टिव यूज। यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, बचाने की बात करते हैं,
तो अगर हम अपनी जो डिपेंडेंसी है अगर फॉसिल फ्यूल के ऊपर में कम कर दें, जैसे आजकल एक फैशन सा बना हुआ है कि अगर मेरे पास गाड़ी है तो हमारे पड़ोसी के पास भी गाड़ी होगी, उसके पास भी गाड़ी होगी, और सबके पास में अपनी अपनी व्हीकल्स हैं. सो द पीपुल्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक द मेट्रोज, ट्रेन एंड बसेस, बट दे आर स्टार्ट यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स. इससे उनका एक सोशल प्रेस्टीज भी बिलोंग करता है. यहाँ पे लोग सोचते हैं कि इसमें हमारी जो सामाजिक एक प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं दांव पे लग जाएगी. तो सोशल प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए वो अपना एक व्हीकल ओन कर लेते हैं. जब अपना व्हीकल ओन करेंगे तो उनके देखा देखी और भी लोग अपने व्हीकल से आने लगेंगे, और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा इस फॉसिल फ्यूल का. तो इस फॉसिल फ्यूल के कंजप्शन को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. उससे क्या होगा कि फ्यूल का कंजप्शन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, और हम लंबे समय तक अपने आने वाले भविष्य के लिए भी इस फॉसिल फ्यूल को बचा के रख सकते हैं. तो इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. दूसरी एक बात होती है, क्राइसिस की बात होती है कि एनर्जी क्राइसिस. आज एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. पंखा चलाना हो, बिजली करना हो, मोबाइल चार्ज करना हो, तो सबके लिए एनर्जी की जरूरत है. और ये एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है? या तो हाइड्रो पावर प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है या थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है. तो हमारी डिपेंडेंसी जो है इन फॉसिल फ्यूल के ऊपर में बहुत ज़्यादा है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके. हमारी जो डेली लाइफ्स हैं, जो डेली हमारी जो ज़रूरतें हैं हमारे लाइफ की, उनको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अनकन्वेंशनल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा. और अनकन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं? जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं. और ये सोलर और विंड एनर्जी जो है वो इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं, यानी ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं. इनका लगातार उपयोग करेंगे, क्लीन भी हैं और हमारे लिए इको फ्रेंडली भी हैं. इससे हमारे इन्वायरमेंट को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने वाला है. तो जो हमारी एनर्जी क्राइसिस है आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हमारे लिए ये दिक्कतें पैदा करें, तो उसको कम करने का एक ही तरीका है कि हम अनकन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर में चले, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के ऊपर में चले, और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं हम लोग यहीं पे. और जो भी टॉपिक इसमें पढ़ाए गए उनको अच्छी तरीके से आप पढ़िए, समझिए, और जो भी चीज़ें ना समझ में आए वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा. टिल देन, गुड बाय टू एवरीवन.